राधे राधे। मैं आयुष गुप्ता आप सबके सामने आज इस वीडियो में चर्चा होगी धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में कैसे इंटरनेट कटा और कैसे शेख अब्दुल्ला जैसे महान हस्तियों को घर के अंदर ही बंद कर दिया गया। आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कैसे धारा 370 हटा, कैसे जम्मू कश्मीर जो भारत का एक हिस्सा होते हुए पर भी अलग रहता था, आज वो भी जम्मू कश्मीर एक भारत का हिस्सा है पूर्ण रूप से। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पूरा वीडियो देखने के लिए। 5 अगस्त 2019 जब सूरज की पहली किरणें श्रीनगर की डल झील पर पड़ी तो कश्मीर की वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में एक अजीब सी बेचैनी थी। सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती, बंद दुकानों और खामोश गलियों से ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक सा गया हो। अमरनाथ यात्रा को अचानक रोक दिया गया था। लाखों तीर्थयात्री और टूरिस्ट को घाटी छोड़ने का आदेश मिल चुका था। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई थी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे कई कश्मीरी लीडर्स को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था। स्कूल कॉलेज बंद थे और पूरे स्टेट में धारा 144 लगी हुई थी। कश्मीर के लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। इधर दिल्ली में संसद भवन में एक अलग ही हलचल थी। सुबह से ही सांसदों के बीच खबरें तैर रही थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जहां संसद के गलियारों में सस्पेंस का माहौल था, तो वहीं मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म था। दूसरी ओर बीजेपी के सांसदों की चुप्पी किसी सीक्रेट प्लानिंग की ओर इशारा कर रही थी। सुबह करीब 11 बजे जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह राज्यसभा में पहुंचे तो उनके हाथ में एक फाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। सभी की निगाहें उन पर टिकी थी। जैसे ही उन्होंने खड़े होकर एक नोटिफिकेशन और रिजोल्यूशन पेश किया, सदन में हंगामा मच गया। ये कोई सामान्य नोटिफिकेशन नहीं था, ये वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था जिसने असंभव को संभव करके दिखाते हुए देश में 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान के कॉन्सेप्ट को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कहानी है आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे की, जिसने दशकों पुरानी उस व्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया जो स्पेशल स्टेटस के नाम पर कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से अलग करती थी। ये वो पल था जब उस गुरूर भरी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया जो कहती थी कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकती। जम्मू कश्मीर भारत का ही नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। लेकिन जितना खूबसूरत कश्मीर है, उतना ही पेचीदा इसका इतिहास है। ये इलाका सदियों तक राजाओं, सल्तनतों और साम्राज्यों का केंद्र रहा और कई बार यहाँ सफेद बर्फ की चादर खूनी जंगों से लाल हुई है। ब्रिटिश इंडिया के दौर में जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था जिस पर डोगरा राजवंश का रूल था। 1925 में डोगरा वंश के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के रूलर बने। महाराजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उनकी रियासत में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। राजा हरि सिंह और उनके पूर्वजों पर अक्सर मुस्लिम्स के साथ भेदभाव करने के आरोप लगे। इससे मुस्लिम में डिससैटिस्फैक्शन बढ़ा और इसके बाद कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जैसे मुस्लिम लीडर्स उभर कर सामने आए, जिन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसे बाद में ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। इसके बाद शेख अब्दुल्ला ने रिफॉर्म्स की डिमांड करते हुए राजा हरि सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट छेड़ दिए। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए राजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डलवा दिया, जिसके बाद कई सालों तक कश्मीर में हालात अनस्टेबल रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे डार्क चैप्टर अभी आना बाकी था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब महाराजा हरि सिंह ने ना तो भारत के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया। वो जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाकर रखना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम राजशाही खत्म कर देगा। वही वो पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली भी नहीं बनना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने हजारों पश्तून ट्राइब्समैन और अपनी सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तो हालात बदल गए। पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा हजारों निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। शहर के शहर जला दिए गए और जम्मू कश्मीर में हर तरफ लाशें बिछ गई। अब राजा हरि सिंह का राज्य तो खतरे में था ही, साथ ही उनकी जान को भी खतरा था। इसलिए उन्होंने भारत से तुरंत मदद की गुहार लगाई। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा नहीं बनता, तब तक भारत मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकता था। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, जिसके
जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। उस समय तक पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने काफी हिस्सों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ दिया, लेकिन इस बीच प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए, जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यूएन ने कश्मीर की लड़ाई को भारत पाकिस्तान की लड़ाई बना दिया और कहा कि जो जहां है वही रुक जाए। इसी के साथ सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके चलते पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जे वाला इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके बन गया, जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। यूएन ने पाकिस्तान को अपने सभी ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर से हटाने का आदेश भी दिया था, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में फेयर एंड फ्री प्लेबिसाइट हो सके और जनता खुद ये चुन सके कि उन्हें किसके साथ जाना है। नेहरू को जहां इस बात का भरोसा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वजह से भारत के पास उस पर लीगल राइट है, तो वही वो रेफरेंडम को लेकर भी निश्चिंत थे। इसको लेकर उनको शेख अब्दुल्ला पर काफी कॉन्फिडेंस था। दरअसल नेहरू और शेख अब्दुल्ला काफी अच्छे दोस्त थे और जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तब उन्होंने उनके सामने ये स्पेशल रिक्वेस्ट भी रखी थी कि उनके अच्छे दोस्त शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया जाए। शेख अब्दुल्ला इंडिया के पक्ष में जाने की बात करते थे, इसलिए नेहरू को यकीन था कि कश्मीरी उनकी बात सुनते हैं और जब भी रेफरेंडम होगा उनके कहने पर लोग इंडिया के पक्ष में ही वोट करेंगे। इतना ही नहीं, इसके चलते 1948 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। इस बीच भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जा रहा था, इसलिए संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी जोड़ लिया गया, ताकि ये तय किया जा सके कि भारत और कश्मीर आगे किस रूप में साथ बढ़ेंगे। इस मुद्दे पर संविधान सभा में लंबी और गंभीर बहस हुई, लेकिन 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्तें हर चर्चा में आकर अटक रही थी। इसके अकॉर्डिंग भारत जम्मू कश्मीर में सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन से जुड़े कानून बना सकता था, और इसके लिए भी राज्य सरकार से बात करना जरूरी था। वही स्टेट को अपने इंटरनल मैटर्स के लिए पूरी ऑटोनॉमी थी। इसके हिसाब से भारत का संविधान कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता था। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश शुरू हो गई, ताकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के पॉइंट्स की भी वैल्यू रहे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को भी लागू किया जा सके। इस मुश्किल को हल करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्सपीरियंस मेंबर गोपाल स्वामी अयंगर को सौंपी जाती है। वो बेहद सोच विचार करके एक टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन पेश करते हैं, जिसे आर्टिकल 370 के नाम से जाना गया। आर्टिकल 370 के हिसाब से जम्मू कश्मीर पर भारतीय संविधान के सिर्फ 2 आर्टिकल लागू होंगे। पहला आर्टिकल 1 था, जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इस आधार पर जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। दूसरा खुद आर्टिकल 370 था, जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था और भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सीमित करता था। आर्टिकल 370 के अनुसार भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए केवल 3 चीजों, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस मैटर्स को लेकर ही रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती थी। अगर इंडियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के लिए इन तीनों चीजों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र के लिए लॉ या प्रोविजन बनाना हो, तो इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करना होगा। लेकिन ये ऑर्डर भी तभी लागू हो सकता था जब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके लिए अप्रूवल दे। यानी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को ये राइट था कि वो ये तय करे कि भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रोविजंस राज्य में लागू होंगे और कौन से नहीं। इस तरह आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की, जो भारत के अन्य स्टेट से अलग थी। जब जम्मू कश्मीर ने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें भी सबसे पहले क्लियरली लिखा गया कि जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इस बात ने भारत और जम्मू कश्मीर के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस को मजबूत तो किया, लेकिन दोनों के बीच की दूरी भी उतनी ही क्लियर कर दी। आर्टिकल 370 को शुरू में एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में रखा गया था और इसे भारत के संविधान में पार्ट 21 में जोड़ा गया था, जिसमें टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन होते हैं। ऐसा माना गया था कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट होने के बाद जब यह भारत के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आर्टिकल 370 की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीओके से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार नहीं हुआ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये टेम्पररी प्रोविजन आने वाले दशकों में देश के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली बन जाएगा। आर्टिकल 370 को हटाने की प्रोसेस को भी बेहद कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था। आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए पहले जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की सहमति और फिर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी जरूरी थी। इसके बाद ही इंडियन प्रेसिडेंट इसे हटाने का आदेश जारी कर सकते थे।
इसी बीच साल 1951 तक आते आते जम्मू कश्मीर में खुद का संविधान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। भारत चाहता था कि वहां भी देश की मेन इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन, CAG, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन पीनल कोड और DPSPs लागू हो। जवाहरलाल नेहरू को भरोसा था कि उनके करीबी दोस्त शेख अब्दुल्ला इसमें उनकी हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ 1952 में दोनों नेता मुलाकात करते हैं और दोनों के बीच दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट के तहत तय होता है कि जम्मू कश्मीर में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस लागू होंगे, लेकिन इसके बदले शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू से और भी ज्यादा स्पेशल डिमांड्स कर बैठे। शेख अब्दुल्ला ने मांग रखी कि जम्मू कश्मीर का खुद का अलग झंडा होगा, अपना प्रधानमंत्री होगा जिसे सदर रियासत कहा जाता है, और इसके अलावा 1927 का स्टेट सब्जेक्ट लॉ भी एप्लीकेबल किया जाएगा। दरअसल ये लॉ 1927 में महाराजा हरि सिंह के समय लागू हुआ था, जिसके हिसाब से कश्मीर के बाहर के लोग यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे और न ही सरकारी नौकरी पा सकते थे। इन सब पर सिर्फ लोकल लोगों का राइट होता था, ताकि आउटसाइडर्स के आने से उनकी आइडेंटिटी और डेमोग्राफी चेंज ना हो। जवाहरलाल नेहरू को किसी भी तरह जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरूरी प्रोविजंस को लागू करना था, इसलिए वो शेख अब्दुल्ला की इन तीनों डिमांड्स को मान लेते हैं और इसी के साथ 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए आर्टिकल 370 में इन डिमांड्स को आर्टिकल 35A के रूप में जोड़ दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 35A में एक ऐसा प्रोविजन भी था जिसने कश्मीरी महिलाओं के साथ खुला भेदभाव किया। इसके तहत अगर कोई कश्मीरी महिला किसी जम्मू कश्मीर के बाहर के व्यक्ति से शादी करती तो वो अपना परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट PRC खो देती, जिसके बाद वो और उसके बच्चे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने, सरकारी नौकरी पाने या अन्य अधिकारों से वंचित हो जाते। दूसरी ओर कश्मीरी पुरुषों पर यह नियम लागू नहीं होता था, वो चाहे कहीं से भी शादी करे, उनको और उनके बच्चों को सारे अधिकार थे। कश्मीर के भीतर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का स्वागत हुआ, लेकिन देश के बाकी हिस्से में इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस माना गया, क्योंकि भारतीय संविधान की बुनियाद इक्वालिटी पर टिकी थी और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A उसी भावना से टकरा रहे थे। एक ही देश में दो झंडे, दो संविधान और दो प्रधानमंत्री होने का विचार बाकी भारतीयों में इनइक्वालिटी की फीलिंग पैदा कर रहा था। भारत का कोई भी नागरिक वहां जमीन नहीं खरीद सकता था, न ही कोई बिजनेस शुरू कर सकता था। इसने स्टेट को एक अलग देश जैसा बना दिया। कश्मीर का बाकी देश से इंटीग्रेशन रुक गया और इससे डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेटिज्म की भावना भी बढ़ने लगी। शुरुआत में शेख अब्दुल्ला भारत और नेहरू के साथ फ्रेंडली थे, लेकिन 1953 तक उनके सुर भी बदल चुके थे। वो हर चीज में काफी आनाकानी करने लगे। अब वो भारत के साथ रहने की बात करने के बजाय इंडिपेंडेंट होने या ज्यादा ऑटोनॉमी की बातें करने लगे थे, जिसे भारत ने खतरे के रूप में देखा। उनकी इसी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के चलते 1953 में उन्हें कश्मीर कॉन्स्पिरेसी और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने के केस में जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाकर अरेस्ट कर लिया गया। उनके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद को स्टेट का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसके बाद 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद बड़ी ही चालाकी से जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया गया। इससे आर्टिकल 370 को हटाना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि प्रोविजन के मुताबिक इसको हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अप्रूवल जरूरी थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में संविधान सभा ही नहीं रही तो वहां के नेताओं को यकीन हो गया कि अब भारत सरकार आर्टिकल 370 को कभी हटा नहीं सकेगी। आगे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट किए गए, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर भी था। मार्च 1965 में जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 6th अमेंडमेंट पास किया गया, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म कर उसकी जगह चीफ मिनिस्टर का पद लागू किया गया। इस बदलाव के बाद गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर बने। हालांकि आर्टिकल 370 और 35A को हटाने को लेकर कुछ नहीं हुआ। वहां के नेता इसे कभी हटाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इससे जम्मू कश्मीर की तरक्की को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर सोशली एंड इकोनॉमिकली बाकी भारत से अलग थलग हो गया था। स्टेट के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और यूथ में फ्रस्ट्रेशन पनपने लगा। नौजवानों के पास जॉब्स नहीं थे और उनकी एनर्जी गलत दिशा में जा रही थी। 1980 के दशक से पाकिस्तान इसी सिचुएशन का फायदा उठाने लगा। उसने कश्मीर पर कब्जे की अपनी पुरानी हसरत नहीं छोड़ी थी। कश्मीर का एक हिस्सा पहले ही हड़प लेने के बाद उसने पूरे जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए हर तरीका अपनाया। पहले उसने भारत से कई बार युद्ध किए, लेकिन जब हर बार उसे आमने सामने की लड़ाई में
में मुंह की खानी पड़ी, तब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना। इसके बाद उसने कश्मीर में सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी को फंड करना शुरू कर दिया। जमात उद दावा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को उसने पैसे और हथियार दिए। पाकिस्तान ने जमात इस्लामी कश्मीर और JKLF जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी फंड करके कश्मीर में इंडिया के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। कश्मीर के युवाओं को धर्म और भावनाओं के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाने लगा। कश्मीरी पंडितों पर टारगेटेड अटैक्स शुरू हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों को रातों रात घर खाली कर कश्मीर से पलायन करना पड़ा। इस पलायन ने वहां की डेमोग्राफी को भी बदल दिया। 1980 से 2019 तक इस इंसर्जेंसी की वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छिन गई। टूरिज्म जो कभी स्टेट की ताकत था, उसे भी मिलिटेंसी के कारण बड़ा झटका लगा। स्कूल और कॉलेज बंद रहने लगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रुक गया। इन दशकों में अलगाववाद बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण सेंट्रल गवर्नमेंट्स का स्टेटस क्वो वाला रवैया था। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी ने भी आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णायक कदम नहीं उठाया। इंटरनेशनल प्रेशर, स्थानीय दलों के प्रभाव और कश्मीर की संवेदनशील राजनीति के कारण कोई भी सरकार इसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसके चलते यह आर्टिकल दशकों तक भारतीय संविधान का हिस्सा बना रहा और जम्मू कश्मीर भारत के बाकी हिस्से से आइसोलेटेड रहा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये साफ लिखती आई थी कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाना उसकी टॉप प्रायोरिटी है। जब आर्टिकल 370 को लागू किया गया था, तभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुलकर जवाहरलाल नेहरू की कश्मीरी नीति की आलोचना करते हुए उसे हिस्टोरिकल मिस्टेक बताया था और कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। हालांकि 1999 में केंद्र में भाजपा की सरकार जरूर बनी, लेकिन वो कोalition पर टिकी हुई थी और उससे पहले 1996 और 1998 में कुछ ही दिनों के अंदर उनकी सरकार गिर भी चुकी थी। इसलिए ना तो बीजेपी के पास उतनी पॉलिटिकल पावर थी और ना ही जम्मू कश्मीर में उनकी मजबूत पकड़ थी। इसके अलावा 1990 के दशक में घाटी में हालात बेहद वायलेंट और अनस्टेबल थे, इसलिए उस वक्त ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सका। भाजपा इस दौरान कई बार कश्मीर में भी विधानसभा इलेक्शन लड़ी, लेकिन उन्हें कुछ ही सीटों पर सिमट कर रहना पड़ा। लेकिन 2014 के इलेक्शंस में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक जबरदस्त जीत हासिल करती है, तो वही इसी साल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इलेक्शंस में भी बीजेपी को 25 सीट्स पर जीत मिलती है, जो उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। जम्मू रीजन जहां हिंदू पॉपुलेशन डोमिनेंट है, वहां बीजेपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला। लेकिन कश्मीर वैली में महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP का दबदबा रहा और PDP ने 28 सीट्स जीती। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीट्स पर ही सिमटना पड़ा। इस तरह जो भाजपा कभी कश्मीर में एक सीट को तरसती थी, वो अब दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और सरकार बनाने के लिए वो किंग मेकर की भूमिका में आ गई। स्टेट में सरकार बनाने को लेकर पेच फंस गया था, क्योंकि सभी पार्टीज में आपस में काफी मतभेद था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी भाजपा और PDP एक साथ आ जाते हैं और गठबंधन सरकार बनाने के लिए 1 मार्च 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसका ऐलान कर देते हैं। महबूबा मुफ्ती बेशक सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन भाजपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। भाजपा इसे एक मौके के तौर पर देख रही थी, जिसे वो आर्टिकल 370 को हटाने के रूप में भुनाना चाहती थी। इसके बाद PDP की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बनते हैं और भाजपा के निर्मल सिंह डेप्यूटी CM बनाए जाते हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप शुरू से ही टेंशन से भरी रही। बीजेपी आर्टिकल 370 पर डिबेट चाहती थी, जबकि PDP इसे स्टेट की आइडेंटिटी का हिस्सा मानती थी और इस पर बात भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन इस बीच 2016 का वो साल आया जब घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी सेना के हाथों मारा गया। इसके बाद घाटी में बड़े पैमाने पर मास प्रोटेस्ट और वायलेंस होने लगा। एक आतंकी के मारे जाने पर घाटी में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिससे साफ था कि कश्मीर का युवा किस कदर रेडिकलाइज था और अलगाववाद की भावना उसमें कितनी मजबूत थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में करीब 4 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा और हिंसा की आग में कई लोग मारे गए।
इस घटना ने बीजेपी और पीडीपी के कोalition को वीक कर दिया। ऐसे और भी इंसिडेंट्स हुए जिसने दोनों पार्टियों के बीच विश्वास कम कर दिया और इसी के चलते जून 2018 में बीजेपी ने कोalition से अचानक अपना सपोर्ट विड्रॉ कर महबूबा की गवर्नमेंट को गिरा दिया। यानी अब जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 92 के हिसाब से शुरू में डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता था। उसके हिसाब से शुरू के 6 महीने तक गवर्नर रूल लागू रहना जरूरी था। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं बन पाती तो फिर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता। इसलिए जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर्स रूल लागू हुआ और सत्यपाल मलिक को गवर्नर अपॉइंट किया गया। सत्यपाल मलिक पर उस समय तक भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट को काफी भरोसा था, इसलिए उन्हें ही गवर्नर के रूप में चुना गया। ये सब बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, लेकिन बीजेपी को असल में 6 महीने बाद प्रेसिडेंट रूल लगने का इंतजार था, क्योंकि तभी वो काम हो सकता था जो वो चाहती थी। अगर इस बीच जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाती तो फिर बीजेपी का 370 को हटाने का प्लान चौपट हो सकता था। इसलिए बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कुछ समय तक जम्मू कश्मीर में कोई सरकार बने। बीजेपी चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन बाकी पार्टियां पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में सभी मतभेदों को दूर करके सरकार बनाने के लिए बातचीत शुरू कर देती है। हैरानी की बात यह होती है कि ये तीनों ही पार्टियां सरकार बनाने के लिए गवर्नर रूल के 6 महीने के टेन्योर के खत्म होने से सिर्फ 1 महीने पहले एक साथ आ जाती है। 21 नवंबर 2018 को महबूबा मुफ्ती गवर्नर को फोन मिलाती है, लेकिन गवर्नर सत्यपाल मलिक ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने फैक्स के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इसी समय गवर्नर की फैक्स मशीन खराब हो गई। लेकिन स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाए जाने के लिए अभी भी कुछ समय बाकी था। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खेल होता है। गवर्नर सत्यपाल मलिक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं, जिसमें लिखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक हालात अनस्टेबल है। एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियां एक साथ आकर सरकार बनाना चाहती है, जिससे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है। सरकार बनाने के लिए यहां बड़े पैमाने पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, इसलिए सरकार को बनाना ठीक नहीं होगा। इन कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने 21 नवंबर 2018 को स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और 19 दिसंबर 2018 को गवर्नर्स रूल की अवधि पूरी होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने की रिकमेंडेशन कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसे इसके लिए ही तैयार बैठी थी, इसलिए फौरन सत्यपाल मलिक की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। कश्मीर में सरकार के गिरने के 6 महीने पूरे होने पर 20 दिसंबर 2018 को स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लागू होता है तो प्रेसिडेंट खुद जाकर स्टेट को नहीं संभालते, बल्कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए स्टेट को चलाते हैं। इस सिचुएशन में तब के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया। पहले सत्यपाल मलिक के हाथ में गवर्नर रहते हुए उतनी पावर नहीं थी जितनी अब प्रेसिडेंट रूल लगने और प्रेसिडेंट द्वारा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होने के बाद हो गई थी। चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली भंग थी, इसलिए राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के अधिकार अब भारत की पार्लियामेंट के पास होंगे। इसका मतलब ये था कि अब जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी कानून या प्रावधान पर फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट का हो गया था। मोदी सरकार 6 महीने का इंतजार इसीलिए कर रही थी क्योंकि अब इस प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर का पूरा फैसला लेने का अधिकार एक तरह से भारत सरकार के हाथों में था। पहले जहां किसी भी इस चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसेंट जरूरी था, अब वो ऑब्स्टेकल खत्म हो चुकी थी और यही वो सिचुएशन थी जो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के लिए एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर तैयार कर चुकी थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने प्लान के मुताबिक इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सरकार को ये पता था कि आर्टिकल 370 हटाने का डिसीजन और प्रोसेस इतना आसान नहीं रहेगा। अगर ऑपोजिशन को जरा सी भी भनक लग जाती तो एक कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए सब कुछ बहुत ही सीक्रेसी से करना था। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पाया गया कि सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कश्मीरी यूथ को ढाल बनाकर प्रोटेस्ट और वायलेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसलिए सरकार ने सिक्योरिटी प्लानिंग को भी टॉप प्रायोरिटी बनाया। इसके लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडियन आर्मी के 38,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स कश्मीर में डिप्लॉय किए गए, जिससे टोटल सिक्योरिटी फोर्सेस की संख्या 7 से 8 लाख के करीब हो गई।
जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी सस्पेंड कर दिए गए। ये एक साफ सिग्नल था कि सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इंटरनल रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एलओसी पर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशंस बढ़ा सकता है, इसलिए आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा गया और ड्रोन सर्विलियंस को इंटेंसिफाई किया गया। इस तरह प्लान पूरी तरह से तैयार था और अब बस एक्शन होने की देर थी। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख बनी जिसने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। सुबह से ही संसद भवन में हलचल थी। माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन कश्मीर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। बीजेपी ने इस दिन की प्लानिंग इतनी सीक्रेटली की थी कि विपक्ष को भनक तक नहीं लगी। उधर जम्मू कश्मीर में जहां सिक्योरिटी फोर्सेज हर कोने पर तैनात थी, तो वही 4 अगस्त की रात को ही महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे कई प्रमुख नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और जम्मू कश्मीर में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी ताकि कोई विरोध प्रदर्शन ना हो सके। 5 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे राज्यसभा में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन पेश करते हैं जो आर्टिकल 370 को खत्म करने और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने को लेकर था। इससे पहले उस सुबह प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO 272 जारी किया था, जिसके जरिए आर्टिकल 367 में बदलाव किया गया। यही वो क्लॉज था जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को डिफाइन करता है। इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में जहां पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा था, उसे बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत थी, जो 1957 में ही डिसॉल्व हो चुकी थी। ऐसे में अब उसे बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली नाम दे दिया गया और चूंकि राज्यों में उस समय प्रेसिडेंट्स रूल लागू था, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी शक्तियां पहले से ही भारत की पार्लियामेंट के पास थी। अब जहां पहले किसी भी बदलाव के लिए जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश जरूरी थी, वही इस नए आदेश के बाद वही अधिकार भारतीय संसद को मिल गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि अब आर्टिकल 370 के सभी क्लॉजेस लागू नहीं होंगे, सिवाय इसके कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है। साथ ही आर्टिकल 35A जो परमानेंट रेजिडेंट्स को प्रॉपर्टी खरीदने और सरकारी जॉब्स में प्राथमिकता जैसे स्पेशल राइट्स देता था, उसे भी हटा दिया गया। नोटिफिकेशन में यह भी मेंशन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब जम्मू कश्मीर पर बिना किसी एक्सेप्शन के पूरी तरह लागू होगा। इसके साथ ही अमित शाह द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 संसद में रखा गया, जिसके तहत राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को एक लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख बिना लेजिस्लेचर वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। ये नोटिफिकेशन इतना साफ और डायरेक्ट था कि इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ा गया। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष को पूरी तरह चौंका दिया। राज्यसभा में रेजोल्यूशन पेश होते ही विपक्षी पार्टियों जैसे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और लेफ्ट ने इसका तीखा विरोध किया। ऑपोजिशन के सीनियर लीडर्स ने कहा कि ये कश्मीर की आत्मा पर हमला है। PDP के नाजिर अहमद लावाए ने तो रेजोल्यूशन की कॉपी फाड़ दी और नारेबाजी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या बताया, लेकिन बीजेपी और इसके अलायंस पार्टियों ने इस रेजोल्यूशन को मजबूत सपोर्ट दिया। कुछ न्यूट्रल पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी ने भी रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। सदन में टेंशन इतनी थी कि स्पीकर वेंकैया नायडू को बार बार ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंटरफेयर करना पड़ा। डिबेट के दौरान अमित शाह ने साफ कहा कि आर्टिकल 370 ने कश्मीर को विकास से नहीं बल्कि सेपरेटिज्म और टेररिज्म से जोड़ा और इसलिए यह डिसीजन भारत की यूनिटी के लिए है। राज्यसभा में यह रेजोल्यूशन 125 वोट्स के साथ पास हो गया, जबकि 61 वोट्स इसके खिलाफ थे। अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में भी ये रेजोल्यूशन पेश किया गया और 351 वोट्स के साथ ये यहाँ भी पास हो गया। ये डिसीजन दशकों की पॉलिटिकल डिबेट को खत्म करने और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत करने वाला था। आर्टिकल 370 और 35A के रिवोकेशन ने जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। ये डिसीजन भारत की सोवेरेनिटी को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी था। इस बदलाव से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। उसने इसके खिलाफ UN और OIC में मुद्दा उठाया, लेकिन इसे भारत का इंटरनल मैटर माना गया और इसका कोई खास विरोध नहीं हो सका। वो आर्टिकल जिसे हटाना असंभव माना जाता था, जिसके बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तो भी आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। और गुलाम नबी आजाद ने दावा किया था बीजेपी चाहे 200 साल राज कर ले, कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटा पाएगी। वो आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और कश्मीर अब एक नए भारत का हिस्सा बन
बनकर एक नई पहचान की ओर बढ़ चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कश्मीर के इतिहास से जुड़ी एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स जरूर देखिए, जब रातों रात लाखों कश्मीरी पंडितों को उनके ही घरों से निकाल दिया गया था। उनके दर्द और संघर्ष की पूरी कहानी आप हमारी पिछली वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम वीडियो इसी तरह बनाते रहें। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। जय हिंद।